हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 63वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष पहुंचा हूं। यह क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन के जीएस पेपर 2 का है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में कि संविधान क्या है और संवैधानिकता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान क्या है? एक दस्तावेज़ है, लिखित दस्तावेज़ है जिस पे कोई राज्य अपना क्या करता है, अपना शासन चलाता है। और संवैधानिकता क्या होता है? एक विचार होता है। तो उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, वो दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलेंगे, मूल संरचना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो केशवानंद भारती केस 1973 का था, उसमें सबसे पहली बार मूल संरचना का बात आई थी और वहाँ से धीरे धीरे करके बताया। और बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समय अनुसार वह देखेंगे कि वह मूल संरचना का उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब हम लोगों को उसके बारे में बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक समुच्चय होता है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में विभाजन और इन शक्तियों के प्रयोग को सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों को पता है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक लिखित या अलिखित नियम और कानून का एक समूह होता है, जिस कारण से क्या होता है, सरकार जो है अपने कानून, अपने नियम का समन्वय करते हैं, किस प्रकार से सत्ता चलाना चाहिए, कौन कौन से अधिकार देने चाहिए, वो सब कुछ लिखित होता है, वो उन्हें मदद मिलती है। संविधान किसी संस्था को संचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है तथा उसके चरित्र एवं संगठन को निर्धारित करती है, उसके प्रयोग विधि को बताती है। यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि संविधान क्या है, कि किसी भी सरकार या किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज होता है। उसमें बताया जाता है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप संविधान के जो लिखित दस्तावेज है उसके अनुरूप या उसके प्रतिकूल कार्य करते हैं तो वो असंवैधानिक घोषित हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दशा में निर्धारण होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग समझे कि जो संविधान है एक लिखित दस्तावेज है, उससे क्या मतलब, उससे क्या प्रॉफिट होते हैं, उससे क्या लाभ मिलती है। तो जिस देश में एक संविधान लिखा है उसमें पता चलता है कि उसकी न्याय व्यवस्था, उसके नागरिकों के हितों में क्या रक्षा करने की मूल संरचनाएं क्या क्या हैं। तो वो लोगों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं और वह एक राष्ट्र को क्या करते हैं कि बढ़ावा देने में, उसके विकास में, दिन प्रतिदिन उसको तरक्की करने में मदद मिलता है। अब हम लोग समझेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। तो यह संविधानवाद क्या है? यह एक विचार है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा इसी से इसकी सीमा भी तय होती है। संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के राज का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। तो फ्रेंड्स, संविधानवाद क्या है? यह एक विचार है। यह धीरे 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 क्या होती है? विकसित होती है। तो इसमें बताया जाता है, संविधानवाद में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है
या कोई अधिकारी है तो वो अपने अनुरूप कार्य नहीं करेगा, मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगा, बल्कि किस प्रकार से कार्य करेगा, कानून का शासन से। तो इसकी मूल भावना यह है कि सरकारी अधिकारी कुछ भी और किसी भी तरीके से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं के अंदर रहते हुए कार्य करने की आज़ादी है। तो फ्रेंड, जैसा कि संविधान क्या था कि दस्तावेज था, उसमें बताया कानून, तो इसमें अब बताएगा कि किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकली रूप से कैसे हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो संविधानवाद के अंतर्गत आता है कि कोई भी अधिकारी अपने मन से नहीं कर सकता है। उसे कोई भी कार्य करना है तो वो कानून के दायरे में ही रह सककर करेगा। ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संवैधानिक राज्यों का जन्म हुआ। मनुष्य द्वारा राजसत्ता के अत्याचार व दुरुपयोग से बचने के प्रयास के परिणाम स्वरूप संविधानवाद का जन्म हुआ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास में एक देवी सत्य सिद्धांत आता है, एक प्राकृतिक सिद्धांत आता है। तो बहुत सारे जो सिद्धांत हैं कि दिन प्रतिदिन इतिहास में मनुष्य अपने रूप अनुरूप से क्या हुआ कि उसे विकसित किया, संवैधानिकवाद को क्या किया, विकसित किया, और आज जो है आधुनिक संविधानवाद के विस्तृत आधार हैं। किंतु इसका मूल आधार विधि का शासन है। विधि का शासन आप लोग भी जानते हैं कि ये डाइसी के द्वारा दिया गया था। ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। प्राचीन काल से ही ऐसे विविध विचारों पर चिंतन किया जाता है जो राजसत्ता को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके एवं उसके सदुपयोग में सहायक बन सके। तो प्राचीन काल से ही क्या ये विचार ही है कि किस प्रकार से हम सत्ता को है, किस प्रकार से हम उसको न्याय संगत कर सकते हैं, उसको सुचारू ढंग से चला सकते हैं। इस दृष्टिकोण से प्राचीन काल से ही राजसत्ता एवं नैतिक अभिबंधनों एवं धार्मिक मान्यताओं के साथ ही शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि, मानवीय विधि के रूप में विभिन्न उपायों पर विचार करने की लंबी परंपरा दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, संविधानवाद में हम लोगों ने क्या देखा, उसमें कि यह एक विचार है, यह दिन प्रतिदिन जो इतिहास से लेकर आधुनिक काल में किस प्रकार से विकसित हुआ। पहले देवीय सिद्धांत था, फिर प्राकृतिक सिद्धांत था, मानवीय विधि। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये विकसित होकर आज हम लोग क्या हो रहा है कि उस पर हम लोग कार्यान्वयन कर रहे हैं कि कोई भी अधिकारी है वो मनमाने तरीके से नहीं करेगा, किस प्रकार से करेगा, विधि के शासन के रूप में करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं कि संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की धारणा। तो इसका आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। वे संविधान के मूल ढांचे के समान है और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर आधारित है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में बहुत सारे उपबंध दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव उपबंध है जिसको हम किसी भी आधार पर बदल नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल संरचना बोलते हैं, कि जो संविधान के दशा और दिशा को बदल ना दे उसे मूल संरचना कहते हैं। और वह बार बार उठता ही रहा हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और जब हम लोग केशवानंद भारती केस को देखेंगे वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। तो केशवानंद भारती केस बना केरल राज्य। सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकार से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हम लोग का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिया गया है, जिसमें कि आर्टिकल 13 यही कहता है कि अगर न्यायालय को लगेगा कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है तो जहाँ से वह कानून को संशोधन करना शुरू किया फिर वहीं से क्या होगा, वह कानून लागू हो जाएगा। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, संविधान का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया कि उसमें मूल संरचना जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। दूसरा वाद आया मिनर्वा मिल्स बना भारत सरकार। इस विवाद में भी मई 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
पुनः इस बात का प्रतिपादन किया गया। इसके अतिरिक्त 1975-76 राजनीतिक स्थिति आपातकाल के समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संविधान से छेड़छाड़ की गई के आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग संसद पर अनुचित प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर संविधान को खिलवाड़ का साधन बना सकता है। अतः शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान के मूल ढांचे की धारणा को अपनाया जाना चाहिए। 1973 और 1980 के निर्णय में यह नहीं बताया गया कि संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे के अंतर्गत संविधान की कौन कौन व्यवस्थाएं आती हैं। मूल ढांचे की धारणा को कुछ स्पष्ट करने की एक चेष्टा 45वें संविधान संशोधन विधेयक में की गई, लेकिन राज्यसभा की असहमति के कारण उसे संविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया गया। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जान रहे कि मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 था, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि 75-76 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जो इंदिरा गांधी लगाई थी, वो संवैधानिक नहीं था, वो गैर संवैधानिक था। तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो शासक वर्ग है वो संसद से सर्वोच्च हो रहे हैं। तो इस पे जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको किसी प्रकार कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो फटकार भी लगाया और उन्होंने कहा कि जो मूल संरचना है, जो संविधान की मूल संरचना, उसको हित अहित नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सरकार थी वह सर्वोच्च न्यायालय पे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, 45वां संविधान संशोधन लाया कि आखिर बताइए कि मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आते हैं। लेकिन राज्यसभा क्या की, इसे पारित नहीं हो पाया। इस कारण से ये क्या हो गया, विफल हो गया। और अभी तक मूल संरचना क्या क्या है वो समय के अनुसार उस पे क्या क्या उस पे वर्डिक्ट है उसको देखते हुए मूल संरचना तय किया जाता है, क्या यह संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है। तो हम लोग अभी जानते हैं कि संविधान के मूल संरचना में निर्धारित पहलू कौन कौन सा है, कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सा बेसिस पे देखता है कि क्या ये मूल संरचना के अंतर्गत आता है। वो क्या है, लोकतांत्रिक स्वरूप देखा जाता है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देखा जाता है, नागरिकों के मूल अधिकार एवं स्वतंत्रताएं देखे जाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखी जाती है और वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव देखे जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग समझ गए कि ये जो 5 बेसिस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस पे कभी भी छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो वो कानून क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से रद्द हो जाएगी। तो अतः हम लोग निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे में अंतिम रूप से परिवर्तन का अधिकार संसद या राज्य विधानसभाओं की नहीं वरन स्वयं जनता को ही है। इस कारण इस विचार को जनता सर्वोच्चता या जन संप्रभुता की धारणा का नाम भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, क्या मूल ढांचे को अंतिम रूप से कौन उसको परिवर्तित कर सकता है, संसद तो नहीं कर सकती, ऐसे तो संसद करती है, लेकिन ये क्या जनता के अनुरूप होना चाहिए, ना कि प्रतिरूप होना चाहिए। कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन के अनुसार क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले भी क्या था, मूल अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया। क्यों हटा गया, वो क्योंकि वह देश हित के लिए था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी माना कि यह मूल संरचना जो मूल ढांचा उसका उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह देश के विकास में अवरोध पैदा कर रहा है। वही चीज़ अगर देश के विकास के लिए, अगर जन सामान्य के विकास के लिए अगर कोई कार्य है तो वह उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।